चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिल्ली सीएम आवास से आतिशी का सामान निकाला गया। पीडब्ल्यूडी ने कहा केजरीवाल के घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आई। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बुधवार को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास को सील कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने आवास से सीएम आतिशी का सामान निकालकर बाहर कर दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को आवास खाली कर दिया था। 2 दिन पहले ही आतिशी इसमें रहने आई थी। दोस्तों, आज सुबह ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी 11 साढ़े 11 बजे सीएम आवास आए थे। उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया था। आतिशी के पास इस घर की चाबियां थी, लेकिन उन्हें घर अलॉट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। अधिकारियों ने दोपहर तक घर की चाबियां ले ली। इसे लेकर सीएम ऑफिस ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया है। एलजी ने भाजपा के कहने पर जबरदस्ती सीएम आतिशी का सामान घर से बाहर निकाल दिया। ये सीएम आवास किसी बड़े भाजपा नेता को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले। शिवसेना बोली कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है, महाराष्ट्र में अकेले लड़ना हो तो बता दें। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही है। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत करवाएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत पर लोगों का आभार जताया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बोले कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटती है, मुस्लिम की बात आने पर इनके नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेसी नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मन में भय का माहौल पैदा कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जयराम रमेश और पवन खेड़ा के इस बयान से नाराज हुआ चुनाव आयोग, खड़गे को चिट्ठी लिखकर जताई आपत्ति। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में 68 सीटें जीतकर बीजेपी ने हैट्रिक मारी है। वहीं जीत की आस लगाए बैठी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। पार्टी के खाते में सिर्फ 37 सीटें ही आ पाई। नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बता दिया था। इसको लेकर चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय भी दिया है। चुनाव आयोग ने खड़गे से कहा कि वह अप्रत्याशित परिणामों पर पार्टी अध्यक्ष के रुख को मानता है, न कि पार्टी के कुछ नेताओं के इस रुख को कि परिणाम स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह ने पहली बार सीज फायर की मांग की, गाजा में जंग रोकने की शर्त भी नहीं रखी। इजरायली सैनिकों ने साउथ लेबनान में झंडा फहराया। जी हां दोस्तों, लेबनान में इजरायली हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने सीज फायर की मांग की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर सीज फायर का समर्थन किया है और गाजा में जंग को रोकने की शर्त भी नहीं रखी है। हिजबुल्लाह ने पिछले साल 8 अक्टूबर को हमास का साथ देते हुए इजराइल पर हवाई हमला शुरू कर दिया था। इस घटना के 1 साल पूरे होने पर हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने मंगलवार को भाषण दिया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए लेबनान संसद अध्यक्ष नबीह बेरी की कोशिशों का समर्थन करता है। एक बार सीज फायर हो जाए तो फिर बाकी चीजों पर चर्चा की जाएगी। हिजबुल्लाह पहले कहता रहा है कि वह इजराइल पर हमले तभी रोकेगा जब गाजा में सीज फायर होगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस ने लादेन के बेटे को देश निकाला दिया, बर्थडे पर पिता की तारीफ की थी। गृह मंत्री बोले उसकी एंट्री हमेशा के लिए बंद। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने आतंकी ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन के देश लौटने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों, बीबीसी के मुताबिक फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रितेयू ने मंगलवार को इस आदेश पर दस्तखत कर दिए। गृह मंत्री रितेयू ने कहा कि अब उमर बिन लादेन के फ्रांस लौटने की उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, रितेयू ने कहा कि उमर ने सोशल मीडिया पर आतंक को बढ़ावा देने से जुड़े पोस्ट किए थे। 43 साल का उमर फ्रांस के नारमंडी में 2016 से रह रहा था। उसने ब्रिटिश नागरिक जेना मोहम्मद अल सबा
अलावा जैन फ्लिक्स ब्राउन से शादी की थी, जिसके बाद उसे फ्रांस में रहने की अनुमति मिली थी। यहाँ पर वह पेंटिंग कर अपना जीवन यापन करता था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में तीनों निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को समर्थन, इनमें देश की सबसे अमीर महिला भी शामिल है। भाजपा के पास अब 51 एमएलए हुए। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बहुमत में आई बीजेपी के सरकार बनाने से पहले ही सियासी खेल शुरू हो गया है। यहाँ चुनाव जीते तीनों निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है। पहले गन्नौर से देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जून और फिर हिसार से सावित्री जिंदल इसके लिए दिल्ली पहुंची, जहां उनकी हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विल्लभ देव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली से मुलाकात हुई। इनके समर्थन के बाद अब प्रदेश में भाजपा के पास सरकार के लिए विधायकों की संख्या 51 हो जाएगी। भाजपा ने 48 सीटों पर चुनाव जीता है। कादियान और सावित्री जिंदल ने टिकट न मिलने पर बीजेपी से बगावत की थी। वहीं राजेश जून ने कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी कैबिनेट का फैसला, पाकिस्तान बॉर्डर पर बिछेगा 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल, इन राज्यों की होगी चांदी। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने पाकिस्तान सीमा से लगते क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने 4400 करोड़ से ज्यादा की राशि अप्रूव कर दी है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगते इलाकों में ऑल वेदर रोड नेटवर्क की कमी दर्शकों से महसूस की जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क होने से आवागमन में काफी आसानी रहती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर के सीबीआई चार्जशीट में 11 सबूत, ट्रेनी डॉक्टर ने संघर्ष किया था। आरोपी संजय की बॉडी पर इसके निशान, डीएनए बाल की भी पुष्टि। जी हां दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत इकट्ठा किए हैं। चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया है और संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने चार्जशीट की कॉपी के हवाले से रिपोर्ट में कहा है कि घटना के दौरान पीड़िता ने संजय का विरोध किया था। इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया है। सीबीआई ने कहा है कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दोस्तों 8 अगस्त की रात वह दुर्भम घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या रेप करने के बाद कर दी गई थी। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज में मिली थी। शुरुआती जांच के बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी सैफुद्दीन की मौत, पिछले हफ्ते एयर स्ट्राइक में मारा गया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पुष्टि की। जी हां दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक सैफुद्दीन पिछले हफ्ते गुरुवार को बैरूत में हुई एयर स्ट्राइक में मारा गया है। नेतन्याहू से पहले कल शाम रक्षा मंत्री योव गैलिट ने भी उसकी मौत का दावा किया था। 27 सितंबर को इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बाद सैफुद्दीन को अगले चीफ का अहम दावेदार माना जा रहा था। वो पिछले 30 साल से हिजबुल्लाह का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख बना दिया गया था। वर्तमान में सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य और हसन नसरुल्लाह का ममेरा भाई था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिपोर्ट में दावा, रतन टाटा आईसीयू में भर्ती, हालत गंभीर। 2 दिन पहले भी अस्पताल में भर्ती हुए थे, कहा था मैं ठीक हूं, चिंता की बात नहीं। जी हां दोस्तों, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा 86 वर्ष की उम्र में उनकी हालत गंभीर हो गई है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष यानी कि आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इससे पहले 7 अक्टूबर को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रतन टाटा ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंसेंटिव केयर यूनिट में भर्ती है। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। इसके बाद रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि मैं ठीक हूं और ज्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक को मिला। प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझाने वाला एआई मॉडल बनाया, 190 देशों में हो रहा इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है। इस साल ये प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिला है। इनमें अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जंपर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हमाबिस शामिल है। प्राइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जंपर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
दावा, ट्रंप ने कोरोना में पुतिन को टेस्टिंग किट भेजी थी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा था इसे सीक्रेट रखें, नहीं तो लोग आपसे नाराज होंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में कोरोना महामारी के वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी इस्तेमाल के लिए कोविड टेस्टिंग किट भेजी थी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब वॉर में इसका खुलासा किया है। किताब के मुताबिक पुतिन को तब डर था कि वे इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। इस मदद के बाद पुतिन ने ट्रंप को आगाह भी किया था कि वे इस बात को सीक्रेट ही रखें, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वे अमेरिकी राष्ट्रपति से बेहद नाराज हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मेरे गिरबान पर हाथ डाला है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, थप्पड़ कांड पर बोले लखीमपुर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सदर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ सरेआम मारपीट हो गई। बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने दर्जनों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बीजेपी विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद अवधेश सिंह के साथ मौजूद अन्य लोग भी विधायक पर टूट पड़े। पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग कराया। यह घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों में काफी चर्चा का विषय भी बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, इसको लेकर विधायक योगेश वर्मा का बयान भी अब सामने आया है। लखीमपुर से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने कहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव है, बीजेपी कार्यकर्ता पर्चा लेने आए थे, इस दौरान उनके साथ अभद्रता की गई। पहले व्यापार मंडल के नेता राजू अग्रवाल से मारपीट हुई, फिर उनका पर्चा फाड़ दिया गया। सूचना पाकर जब मैं उनको देखने के लिए आया तो वकील अवधेश ने मेरे ऊपर भी हाथ छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्याज दरों में लगातार 10वीं बार बदलाव नहीं, यानी लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस के तस रखा है, यानी कि लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% कर दी थी। दरअसल दोस्तों, 7 अक्टूबर से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को दी है। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले अगस्त में हुई बैठक में ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 167 अंक की गिरावट के साथ 81,467 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 31 अंक गिरा। बीएससी स्मॉल कैप में 670 अंकों की रही तेजी। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स आज 167 अंक की गिरावट के साथ 81,467 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज 31 अंकों की गिरावट रही, यह 24,981 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, बीएससी स्मॉल कैप 670 अंक चढ़कर 56,110 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 के शेयरों की बात करें तो निफ्टी 50 में 31 शेयरों में आज गिरावट और महज 19 में तेजी देखने को मिली। एमएफसीजी और ऑयल एंड गैस को छोड़कर सभी सेक्टरों में आज तेजी रही। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में सिप्ला, ट्रेंड और टाटा मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आईटीसी, नेस्ले इंडिया और ओएनजीसी रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 75,000 के नीचे आया सोना। चांदी 2,122 रुपए गिरकर 88,290 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 890 रुपए गिर गया और अब 74,834 रुपए का बिक रहा है। इससे पहले इसके दाम 75,726 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये 2,122 रुपए गिरकर 88,290 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। सोमवार को चांदी की कीमत 90,412 रुपए प्रति किलोग्राम थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मनोज वाजपेयी ने जीता चौथा नेशनल अवार्ड। फिल्म गुलमोहर के लिए मिल रही तारीफ। जी हां दोस्तों, भारत सरकार से मिला सम्मान इस देश में किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, फिर चाहे वो खेल जगत हो या फिल्म जगत हो। आज तक कई ऐसे कलाकार रहे जिन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लेकिन दोस्तों कुछ ही उनमें से ऐसे हैं जिन्हें बार बार अपने काम के लिए ऐसे अवार्ड मिलते हैं। उन्हीं में से एक नाम है मनोज वाजपेयी का। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मनोज वाजपेयी का फिल्मी करियर काफी लंबा और धुआंधार रहा है। उन्होंने कई लाजवाब फिल्मों में एक्टिंग के
टैलेंट से लोगों को अपने काम का मुरीद बनाया है। फिर चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरदार खान हो या फिर फैमिली मैन का श्रीकांत तिवारी, मनोज हर रोल में लोगों को भाए हैं। 1994 से एक फिल्म में छोटे रोल को लेकर अब तक उन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्मों में काम किया। दोस्तों साल 1998 में आई फिल्म सत्या से उन्हें लोगों ने पहचानना शुरू किया और आज वो हर घर में प्रचलित हैं। फिलहाल उन्हें चौथी बार नेशनल अवार्ड मिला है और यह नेशनल अवार्ड उन्हें फिल्म गुलमोहर के लिए दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बम की धमकी के बावजूद 3.5 घंटे उड़ता रहा प्लेन। विस्तारा लंदन दिल्ली फ्लाइट में मिली धमकी भरा टिश्यू पेपर। 5 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे पैसेंजर। जी हां दोस्तों, लंदन से दिल्ली के लिए उड़ी विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK 18 में बुधवार को बम की सूचना से हड़कंप मच गया। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर्स को सूचना दी। फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराकर आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सभी पैसेंजर्स के सामान की चेकिंग की गई। हालांकि बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। इस मामले में अहम पेच यह भी है कि बम की सूचना वाला टिश्यू पेपर मिलने के बावजूद 3.5 घंटे तक प्लेन हवा में उड़ता रहा। पुलिस ने क्रू मेंबर से सवाल किया कि बम की सूचना के बावजूद प्लेन को दिल्ली तक क्यों लाया गया। किसी नजदीकी देश में ही लैंड की इजाजत मांगी जा सकती थी। पुलिस के सवाल पर पायलट और क्रू मेंबर्स ने कहा कि रास्ते में फ्लाइट लैंड करवाने पर प्लेन के हाईजैक होने का खतरा था। इससे बचने के लिए फ्लाइट को सीधे दिल्ली लाया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जो रूट WTC में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में शतक लगाया। टॉप 5 टेस्ट स्कोरर में भी शामिल हुए। जी हां दोस्तों, इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह अचीवमेंट पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में शतक लगाकर हासिल किया। दरअसल दोस्तों, मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन बुधवार को शतक लगाते ही जो रूट टॉप 5 टेस्ट स्कोरर की लिस्ट में शामिल हो गए। इस लिस्ट में टॉप पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 15,921 रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों, जो रूट अब इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एलिस्टर कुक की जगह ली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर भावुक हुए मिथुन चक्रवर्ती। कहा, लोग कहते थे इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा, भगवान से पूछता था मेरा रंग नहीं बदल सकता। जी हां दोस्तों, 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। फिल्म जगत का सबसे गौरवपूर्ण सम्मान हासिल करने के बाद मिथुन ने मंच पर आकर भावुक स्पीच दी। उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें सांवले रंग के चलते ताने सुनने पड़े थे। हालांकि उन्होंने अपने डांस से पहचान बनाने का फैसला किया और देश भर में डिस्को डांसर कहलाए। दोस्तों आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती को पहली फिल्म मृग्या के लिए पहला नेशनल अवार्ड मिला था। इस पर उन्होंने कहा कि पहला अवार्ड मिलते ही मैं सोचने लगा था कि मैं अल पचिनो हूं, जो मैंने कुछ कमाल कर दिया है। मेरा एटीट्यूड बदल चुका था। मैं प्रोड्यूसर्स की ऑफिस में बैठकर जमाई लेता था। प्रोड्यूसर समझ नहीं पाता था कि मैं अल पचिनो की एक्टिंग कर रहा हूं। एक दिन मैंने एक प्रोड्यूसर से कहा था कि सुनो, फिल्म की स्क्रिप्ट मेरे घर भेज देना। ये सुनते ही प्रोड्यूसर ने मुझे लात मारी और कहा, निकल यहां से। उस दिन से मैं अल पचिनो से कल पचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, अब मुझे कोई काम नहीं देगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अब झारखंड एसोसिएशन ने इस रूप में दिया ईशान किशन को मौका, आगरकर एंड कंपनी पर दबाव बनाने का है मौका। जी हां दोस्तों, ईशान किशन को अपने रवैये की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह तो सभी के सामने है। दोस्तों साल की शुरुआत में BCCI सचिव जय शाह ने घरेलू क्रिकेट में खेलने की गुहार लगाई, लेकिन टस से मस वे नहीं हुए तो केंद्रीय अनुबंध से उन्हें बाहर कर दिया गया। तो अब पता नहीं कि टीम इंडिया में वापसी उनकी कब होगी। निश्चित रूप से ईशान ने इस प्रकरण से सबक सीखा होगा। यह दिख भी रहा है और दिलीप ट्रॉफी में कुछ महीने पहले बेहतरीन शतक जड़कर लेफ्टी बल्लेबाज ने दिखाया कि वह ट्रैक पर आ रहे हैं और अब एक मौका फिर से उन्हें दिया गया है। उनकी एसोसिएशन झारखंड ने उन्हें शुरू होने जा रहे रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए राज्य टीम का कप्तान बनाया है। इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने फरवरी में वापसी की और इंडियन प्रीमियर लीग से पहले निजी तौर पर आयोजित DY पाटिल T20 कप भी खेले। अब दोस्तों देखने वाली बात यह रहती है कि ईशान किशन की इंटरनेशनल टीम में वापसी कब हो सकती है। वैसे कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं ईशान किशन भारतीय टीम का हिस्सा बने। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आलिया भट्ट ने सामंता के लिए गाया गाना। पुष्पा का सॉन्ग गुनगुनाती दिखी, सामंता ने खुश होकर गले लगाया। जी हां दोस्तों, आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जिगरा के प्रमोशन में जुड़ी हुई है। हाल ही में एक्ट्रेस हैदराबाद के एक इवेंट में शामिल होने पहुंची थी, जहां सामंता रुद्र प्रभुक भी मौजूद थी। इस दौरान आलिया ने सामंता का आइटम सॉन्ग ऊ अंतवा गाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद में फिल्म जिगरा का प्री रिलीज इवेंट रखा गया था, जिसमें फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट और कुछ नामी हस्तियां शामिल हुई। इस इवेंट में आलिया सामंता के साथ बैठी नजर आई। इवेंट की होस्ट ने आलिया से ऊ अंतवा गाना गाने के लिए कहा। इस पर आलिया
कहती है कि मैं ये करूंगी क्योंकि सेम यहाँ पर है, मुझे इसका मतलब भी नहीं पता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गाजा की तरह लेबनान को भी बना देंगे कब्रिस्तान, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दी बड़ी वार्निंग। जी दोस्तों, इजराइल हिजबुल्लाह को लेकर आर पार के मूड में है। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने मंगलवार को एक वीडियो मैसेज के जरिए लेबनान को सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वह अपनी सीमाओं के भीतर हिजबुल्लाह को काम करने की अनुमति देता है तो देश का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन का यह बयान तब आया जब इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी तट पर हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना आक्रमण तेज कर दिया, अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया और नागरिकों को क्षेत्र खाली करने की सलाह दी है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हार्दिक पांड्या को टी20 रैंकिंग में मिला फायदा, बैटिंग में 7 और ऑलराउंडर रैंकिंग में 4 स्थान की छलांग लगाई, टीम इंडिया पहले नंबर पर कायम। जी हां दोस्तों, आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पूर्व भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या को फायदा हुआ है। बुधवार को जारी हुई ताजा रैंकिंग में उन्होंने बैटिंग में 7 और ऑलराउंडर रैंकिंग में 4 स्थान की छलांग लगाई। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 3 विकेट लेने वाले भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी फायदा हुआ है। भारतीय टीम आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में टॉप पर कायम है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजों की ताजा टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। बल्लेबाजों की ताजा टी20 रैंकिंग में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। बैटिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड इस लिस्ट में टॉप पर हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान में क्रिकेट का नंबर 1 गेंदबाज कौन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं वर्तमान में क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर कौन है, उसका नाम अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।